स्वागत है आप सभी का हॉरर हंटर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका हॉरर हंटर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियों की तरफ बढ़ने से पहले बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग कहानी तो पूरी सुनते हैं, पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छी और बेहतरीन हॉरर कहानियां लेकर आऊं। बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। कोलकाता की हवा में एक अलग ही तरह की सनसनाहट थी, मानो वो शहर खुद ही अपनी कहानी सुना रहा हो। घना कोहरा हुगली नदी से उठकर पूरे शहर को अपने आगोश में ले रहा था। मैं, रिया, हावड़ा ब्रिज से गुजर रही थी। टैक्सी का हॉर्न बजाने की आवाज कोहरे में खो जाती थी। अचानक टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। आगे रास्ता बंद है मेम साहब, उसने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैंने बाहर झांका। सचमुच कोहरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हावड़ा ब्रिज पर तो कोहरा कभी इतना घना नहीं होता था। कब तक रुका रहेगा? मैंने पूछा। पता नहीं मेम साहब, ये कोहरा तो अजीब है। मैं घबराने लगी। मेरी मां हावड़ा के दूसरी तरफ अस्पताल में भर्ती थीं। उनका ओन ऑपरेशन हुआ था और मुझे उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंचना था। टैक्सी में बैठे बैठे घंटा भर से ज्यादा हो गया था। कोहरा कम होने का कोई नाम नहीं ले रहा था। अचानक टैक्सी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत अंदर बैठ गई। माफ करना बेटा, उसने कहा, कुछ दूर जाना है। ये कोहरा बहुत परेशान कर रहा है। मैं कुछ बोल नहीं पाई। औरत सीट पर बैठ गई और टैक्सी ड्राइवर से कुछ पूछा। वो कुछ बड़बड़ाया और गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। औरत की आंखें बड़ी बड़ी और सफेद थीं, मानो वो देख नहीं पा रही हो। उसने मेरी तरफ देखा। तुम कहां जा रही हो बेटी? उसकी आवाज कमजोर थी। मां के पास अस्पताल, मैंने जवाब दिया। अस्पताल? कौन सा अस्पताल? मैंने अस्पताल का नाम बताया। औरत चुप हो गई। कुछ देर बाद वो धीमी आवाज में बोली, वो अस्पताल, वहां जाना अच्छा नहीं है। मैं चौंक गई। क्यों? मां का ऑपरेशन हुआ है, मुझे उनके पास जाना है। औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वहां मत जाओ बेटी, वहां कुछ अच्छा नहीं है। मैं उसका हाथ झटक दिया। आप क्या कह रही हैं? आप मुझे डरा रही हैं? औरत कुछ नहीं बोली। वो सामने देखने लगी, मानो कुछ देख रही हो। अचानक वो जोर से चिल्लाई, देखो, वो वही जगह है। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। कोहरे के बीच एक विशाल पुराना अस्पताल दिखाई दे रहा था। इमारत जर्जर थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। यहां नहीं, औरत चीखी, ये वही जगह है, मुझे यहां मत उतारो। टैक्सी ड्राइवर ने औरत को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी से नहीं उतरी। वो दरवाजा पकड़कर जोर से खींच रही थी। मुझे यहां मत छोड़ो। मैं घबरा गई। ये क्या हो रहा था? अचानक टैक्सी का हॉर्न बज उठा। मैंने देखा, सामने से एक और टैक्सी आ रही थी। उसकी हेडलाइट्स टैक्सी पर पड़ी। उस रोशनी में मैंने देखा औरत गायब हो चुकी थी, मानो वो हवा में ही विलीन हो गई हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। टैक्सी ड्राइवर भी सन्नाटे में था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वो औरत कहां गई? मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरा दिमाग सवालों से भर गया था। वो औरत कौन थी? वो अस्पताल के बारे में क्यों चेतावनी दे रही थी? कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर ने कहा, आप कहां जाना चाहती हैं मेम साहब? जिस अस्पताल के बारे में आप बता रही थीं, वो यहां से थोड़ा आगे है। मैंने थोड़ा सोचा। वो औरत की बातें दिमाग में घूम रही थीं, लेकिन मां की हालत का ख्याल आते ही हिम्मत जुटाई। हां, वहीं चलिए, मैंने जवाब दिया। कुछ ही देर में हम सही अस्पताल के सामने पहुंच गए। यह एक आधुनिक अस्पताल था, जिसका कोई लेना देना उस जर्जर इमारत से नहीं था। अस्पताल के अंदर जाकर मैंने तुरंत रिसेप्शन पर जाकर मां के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर चेक किया और कहा, आपकी मां कमरा नंबर 205 में है। आप उनकी तबीयत देख सकती हैं। मैं कमरा नंबर 205 की तरफ दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलते ही मैं रुक गई। मां बिस्तर पर लेटी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। मां! मैं उनके पास दौड़कर गई। मां की आंखें धीरे से खुली। रिया? उनकी आवाज कमजोर थी। मैं उनके बगल में बैठ गई। जी मां, मैं आ गई। आप कैसी हैं? कुछ ठीक नहीं लग रहा है रिया, मां ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है मानो कोई मेरा पीछा कर रहा है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। क्या मां को भी वो अजीब औरत दिखी थी?
आपको क्या दिख रहा है माँ? मैंने पूछा। एक औरत, माँ ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें सफेद थीं और वो मुझे कहीं ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं सन्न रह गई। माँ को भी वही औरत दिखी थी। आप डरे मत माँ, मैंने उन्हें दिलासा दिया। मैं यहीं आपके पास हूं। लेकिन माँ की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। वो औरत कौन थी? उसका अस्पताल से क्या संबंध था? और वो हमें क्यों डरा रही थी? रात होने वाली थी। अस्पताल में मरीज कम थे और वातावरण काफी सन्नाटे वाला था। माँ सो गईं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। हर आहट पर मुझे लगता था कोई आ रहा है। अचानक रात के करीब 2 बजे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीरे से बिस्तर से उठकर दीवार के पीछे छिप गई। कमरे में एक काली छाया सी खड़ी थी। वो धीरे धीरे माँ के बिस्तर के पास गई। मैं अंधेरे में देख नहीं पा रही थी कि वो कौन है। कौन है? मैंने जोर से आवाज दी। छाया चौंक कर पीछे हटी। अस्पताल के गलियारे से रोशनी कमरे में आ गई। मैंने देखा वो बूढ़ी औरत थी जिसे मैंने टैक्सी में देखा था। आप! मैं गुस्से से चिल्लाई। आप यहां क्या कर रही हैं? औरत मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं तुम्हारी मां को लेने आई हूं। औरत की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। आप ऐसा नहीं कर सकती, मैंने चिल्लाते हुए कहा। ये मेरी मां है और वो यहीं रहेंगी। औरत हंसने लगी। उसकी हंसी खौफनाक थी, मानो किसी कब्र से आ रही हो। ये उनकी असली जगह नहीं है, औरत ने कहा। उन्हें मेरे साथ आना होगा। मैंने मां के बिस्तर को पकड़ लिया। आप उन्हें कहीं नहीं ले जा सकती। आप कौन हैं? आप ये सब क्यों कर रही हैं? औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैं इस अस्पताल की रखवाली करती हूं, उसने कहा। और ये तुम्हारी मां का असली घर है। ये बात सुनकर मैं भौंचक रह गई। क्या मतलब? बहुत साल पहले, औरत ने कहा, यह अस्पताल एक हवेली हुआ करती थी। मेरी बेटी इसी हवेली में पैदा हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। औरत की आंखों से आंसू निकल आए। मैं उसे बहुत ढूंढती रही, लेकिन कभी नहीं ढूंढ पाई। अब मुझे लगता है तुम्हारी मां में मेरी बेटी की आत्मा आ गई है। मैं ये सब सुनकर सहम नहीं पा रही थी। क्या ये सच हो सकता है? ये सब बकवास है, मैंने गुस्से से कहा। आप मेरी मां को नहीं ले जा सकती। अचानक मां बिस्तर पर करवट लेकर उठी। क्या हो रहा है रिया? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। मां भी मेरी तरह ही हैरान थी। मैं कुछ भी याद नहीं करती, मां ने कहा, लेकिन मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। औरत ने मां की तरफ हाथ बढ़ाया। आओ मेरी बेटी, उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह ले चलती हूं। मां कुछ बोलने ही जा रही थीं कि अचानक अस्पताल की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ ही देर में बिजली वापस आई, लेकिन कमरे में औरत गायब थी। हम दोनों सहमी हुई कमरे में चारों तरफ देखा। मां थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। आप ठीक हैं ना मां? मैंने पूछा। हाँ रिया, मां ने जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है उस औरत में कुछ सच था। उनकी बातों ने मुझे और परेशान कर दिया। क्या वाकई मां में कोई और आत्मा थी? और वो औरत कौन थी? रात भर हम दोनों सो नहीं पाई। मां की बातों ने मेरे दिमाग को परेशान कर रखा था। सुबह होते ही मैंने अस्पताल के स्टाफ से पूछा कि क्या उन्हें इस हवेली के बारे में कोई जानकारी है। एक बुजुर्ग नर्स ने मुझे बताया कि हाँ, इस अस्पताल के बनने से पहले यहां एक हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में एक औरत रहती थी जिसकी बेटी की बहुत छोटी उम्र में मौत हो गई थी। उस नर्स के मुताबिक उस औरत की आत्मा आज भी इस इलाके में भटकती है और वो अपनी बेटी को ढूंढती रहती है। यह सुनकर मेरा दिल दहल गया। क्या मां वाकई उस औरत की खोई हुई बेटी थी? # अध्याय 4 अतीत का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट कंटिन्यूड। मां की हालत ठीक न होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में ही कुछ दिन और रुकने की सलाह दी। उनका कहना था कि मां को आराम की जरूरत है और अस्पताल में रहना उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन मां पर उस रात के वाकये का गहरा असर हुआ था। वो लगातार उस औरत और उसकी कहानी के बारे में सोच रही थीं। एक रात जब अस्पताल में सन्नाटा छाया हुआ था, मैंने मां से बात की। मां, क्या आप उस औरत की बातों पर यकीन करती हैं? मैंने पूछा। मां ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में उदासी थी। मुझे नहीं पता रिया, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
मानो मेरे अंदर कोई और आत्मा हो। उनकी बातों ने मुझे भी डरा दिया। हम उस हवेली के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं, मैंने सुझाव दिया। शायद वहां हमें कोई जवाब मिल जाए। मां ने मेरी बात मान ली। अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हम उस हवेली को ढूंढने निकले। हवेली ढूंढना आसान नहीं था। पुराना शहर की तंग गलियों में घूमते हुए हमने कई लोगों से पूछताछ की। आखिरकार एक बूढ़े आदमी ने हमें बताया कि वो हवेली अब खंडहर हो चुकी है और शहर के बाहरी इलाके में जंगल के पास स्थित है। हमने एक रिक्शा लिया और उस हवेली तक पहुंचे। हवेली वास्तव में खंडहर हो चुकी थी। टूटी हुई दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियां मानो किसी भूत की कहानी बयान कर रहे थे। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। टूटी हुई सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थीं। जमीन पर धूल जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद हम धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। हर आहट पर मेरा दिल जोर से धड़कता था। ऐसा लगता था मानो कोई हमें देख रहा हो। हवेली के ऊपरी कमरों में जाने के लिए सीढ़ियां बहुत जर्जर थीं। हमने सावधानी से सीढ़ियां चढ़ीं और एक कमरे में पहुंचे। कमरा बहुत धूल भरा था, लेकिन दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक औरत और एक छोटी बच्ची थी। औरत वही थी जिसे मैंने अस्पताल में देखा था। बच्ची करीब 4-5 साल की थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उस तस्वीर को देखते ही मां जोर से रोने लगी। वो बार बार उस बच्ची की तरफ देख रही थी, मानो उसे पहचान रही हो। ये मैं हूं रिया, मां ने हिचकिचाते हुए कहा। ये मेरी बचपन की तस्वीर है। मैं हैरान रह गई। क्या मां सचमुच उस औरत की खोई हुई बेटी थी? तभी अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी। कमरे में एक सफेद साया उभरा और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। वह औरत थी। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ ममता थी। औरत मां के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। मां भी रोते हुए उस औरत को गले लगा ले लिया। कुछ देर बाद औरत पीछे हटी और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब शांति थी। धन्यवाद बेटी, उसने कहा। औरत की बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे खुशी थी कि हम मां को उस औरत से मिला पाए और उसकी आत्मा को शांति मिली। आप कहां जा रही हैं? मैंने पूछा। औरत ने मुस्कुराई। अब मुझे जाना है, उसने कहा। मेरी बेटी मुझे मिल गई है। अब मुझे कोई अधूरा काम नहीं बचा है। औरत धीरे धीरे कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसकी आकृति धीमी धीमी पारदर्शी होती जा रही थी। मां, मैंने कहा, वो जा रही हैं। मां ने आंसू पोंछे और हवा में हाथ बढ़ाया, मानो औरत को छूना चाहती हूं। अलविदा मां, औरत ने कहा। उसकी आवाज अब बहुत धीमी थी। अब तुम खुश रहना। फिर एक चमक के साथ औरत पूरी तरह से गायब हो गई। कमरे में सिर्फ हम दोनों ही बची थीं। मां अब शांत लग रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। हम हवेली से बाहर निकले। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। चलो रिया, मां ने कहा, घर चलते हैं। हम रिक्शा पकड़कर वापस चले गए। रास्ते भर मां कुछ नहीं बोली। वो खिड़की से बाहर को देख रही थी। घर पहुंचकर मां कमरे में गईं और सीधे सो गईं। मैं उनके बगल में बैठ गई और सोचने लगी, क्या वाकई आत्माएं होती हैं? क्या वो सचमुच अपने अधूरे कामों को लेकर भटकती रहती है? मुझे नहीं पता था, लेकिन ये पूरा वाकया मुझे हमेशा याद रहेगा। ये कोलकाता की एक रहस्यमयी कहानी थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। कुछ दिन बाद मां पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। वो अब पहले से ज्यादा खुश लगती थीं। एक रात हम दोनों छत पर खड़े होकर कोलकाता के जगमगाते शहर को देख रहे थे। मां, मैंने पूछा, आप ठीक हैं ना? मां ने मेरा हाथ पकड़ा। हाँ रिया, उन्होंने कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे लगता है उस औरत की आत्मा को शांति मिल गई है। हम दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। कोलकाता की हवा में अब एक अलग ही तरह की शांति थी। मुझे पता नहीं था कि वो औरत कभी वापस आएगी या नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि उसकी कहानी कोलकाता की गलियों में हमेशा सुनाई देती रहेगी। फेलिसिटी हमारी बस्ती को नाउ वेयर्सविल कहती थी और हम अपने सोडा पीते हुए हंसते थे जब दोपहर को मेरे छोटे भाई को बेसबॉल का अभ्यास करते देखते थे। हम एक तटीय गांव में रहते थे जो एक छोटे शहर का हिस्सा था। हमारे गांव में एक ही छोटा स्कूल था जिसमें प्रति कक्षा 8 से 10 छात्र होते थे और कोई भी यहां से नहीं जाता था या आता था
इसलिए आप जन्म से ही सभी को जानते थे। फेलिसिटी के लिए यह जगह नर्क जैसी थी। वह हमारे गांव की काली भेड़ होती अगर वह इतनी प्यारी और खूबसूरत न होती। वह हमेशा किसी न किसी शरारत, पार्टी या खेल का विचार लाती थी ताकि हम इस छोटे से गांव में बोर न हो जहां कभी कुछ नहीं होता था। हमारा गांव भौतिक रूप से अलग था। यह समुद्र में एक द्वीप था। हाल ही में एक पुल के कारण यह एक प्रायद्वीप बन गया था जिसे शायद ही कोई पार करता था। 80 के दशक में मैं सरल और खुश थी। मुझे नमकीन हवा का मेरी त्वचा पर हल्के से स्पर्श करना पसंद था। सप्ताहांत में मछली खाना और छोटी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को शांत गहरे पानी में धीरे धीरे बहते हुए देखना पसंद था। फेलिसिटी को समुद्र से नफरत थी और वह मछली खाना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे नहीं पता कि हम इतने करीब क्यों थे। शायद इसलिए कि उसने कभी मुझसे कम उबाऊ किसी से मुलाकात नहीं की थी। जहां बाकी सब लोग एक जैसी दिनचर्या और अपने बच्चों की शादी पड़ोसियों के बेटों और बेटियों से कराने में ही खुश रहते थे, फेलिसिटी सपने देखने वाली थी। उसे लगता था कि जीवन इससे ज्यादा होना चाहिए। उसके पास स्कूल के बाद शहर छोड़ने की योजनाएं भी थीं, गुप्त रूप से, क्योंकि वह अकेली बेटी थी और उसका पिता बहुत अधिक सुरक्षात्मक था। एक लड़की जो ऊंचाइयों की ओर अग्रसर थी, एक छोटा शहर और कठोर माता पिता। आप निश्चित रूप से इस कहानी को पहले देख चुके होंगे और जानते हैं कि यह एक तूफान के लिए नुस्खा है। लेकिन फेलिसिटी ने इन कठिन रास्तों पर जितना हो सका उतना ही चलना जारी रखा। सिसिलिया, सिसिलिया, सिसिलिया। फेलिसिटी मुख्य सड़क पर खुशी खुशी दौड़ती हुई आई, जिससे हमारे एकमात्र किराने की दुकान के मालिक बूढ़े पीट लगभग एक बॉक्स संतरे गिरा देते। तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा, सबसे बड़ी बात हुई है। ओह पीट, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं फेलिसिटी, उन्होंने बुदबुदाया। न केवल उनके पिता द्वीप के प्रमुख उप पुलिस अधिकारी थे, बल्कि वह बहुत आकर्षक भी थी और समुदाय द्वारा बहुत पसंद की जाती थी। वह लगभग कुछ भी करके बच सकती थी। कोई और अगर उसकी तरह लापरवाही और अनुचित व्यवहार करता तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाता, लेकिन फेलिसिटी मिल्स नहीं। वह हर मायने में खास थी। मैं गहराई से प्रशंसा करती थी कि वह कैसे कुछ भी करके बच सकती थी। वह केवल मुस्कुराती और लोग वास्तव में नाराज होने के बजाय केवल कहते, अगली बार ऐसा मत करना। क्या हुआ? मैंने पूछा। यह एक बरसाती रात के बाद की सुबह थी और फेलिसिटी ने मेरे पूरी तरह से सफेद मोजे पर थोड़ा कीचड़ उछाल दिया, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। मुझे और कुछ भी परवाह नहीं थी। टेढ़ी गर्दन वाला दान ने एक नई नाव खरीदी है और वह हमारे गांव में पर्यटकों को लाएगा। हमें आखिरकार कुछ नए लोग देखने को मिलेंगे। टेढ़ी गर्दन वाला दान शायद हमारे छोटे से द्वीप पर मिस्टर मिल्स, फेलिसिटी के पिता, के समान ही प्रमुख नागरिक था। वह मछुआरों का नेता था और समुदाय द्वारा व्यापक रूप से सम्मानित था। अगर वह पर्यटकों को लाने की योजना बना रहा था, चाहे लोग इसे कितना भी नापसंद करें, उन्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। खबर जल्दी फैल गई और उस दोपहर तक लोग 3 टीमों में बंट गए। पहली टीम में लगभग सभी निवासी शामिल थे जो इस विचार से नफरत करते थे। दूसरी टीम में परिवर्तन के बारे में उत्साहित लोग शामिल थे। मेरी सबसे अच्छी दोस्त फेलिसिटी मिल्स, टेढ़ी गर्दन वाला दान और मेरा बड़ा चचेरा भाई बैकफिन टॉम, जो हमारे शहर के 2 रेस्तरां में से एक का मालिक था। तीसरी टीम में वे लोग शामिल थे जो चीजों को उसी तरह पसंद करते थे जैसे वे थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद थोड़ा बदलाव बुरा नहीं होगा। इसमें केवल मैं और 2 या 3 अन्य हाई स्कूल के बच्चे थे, लेकिन हमारे माता पिता के दोस्तों के सामने हमें कहना पड़ा कि हमें यह विचार पसंद नहीं आया। मेरी मां ने कहा कि वे सभी तरह की बीमारियां लाएंगे। तुम्हें पता है, बड़े शहरों की सभी महिलाओं को हर्पीस होती है, मेलानी वी ने कहा। और उनके कपड़े। उसकी जुड़वां बहन मेलानी जे, जो एक अन्य पिता से थी, ने भी यही बात दोहराई। फेलिसिटी और मुझे उनसे नफरत थी। उनकी माताएं इतनी अच्छी दोस्त थीं कि वे एक ही समय में गर्भवती हुईं और अपने बच्चों के लिए एक ही नाम सोच लिया। उनके पूरे परिवार कठोर और परेशान करने वाले थे। अरे सिसिलिया, मैंने सुना कि तुम्हारे अजीब चचेरे भाई इस विचार का समर्थन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह बाहरी लोगों को सड़ी हुई मछली बेचने की योजना बना रहा है। मेलानी वी,
ने अपनी बेहद परेशान करने वाली आवाज में कहा। शानदार विचार मेलानी, हम तुम्हारे दिमाग को खोलकर उसमें कुछ डाल सकते हैं, फेलिसिटी ने जवाब दिया। तब लड़कियां एफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं करती थीं। इससे दोनों मेलानी रोने लगीं। जिस दिन पर्यटक नावें आना शुरू हुईं, हर स्थानीय व्यक्ति ने बैकफिन टॉम के रेस्तरां का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वहां केवल फेलिसिटी और मैं ही थे। हमने कुछ यादृच्छिक खाना मंगाया जिस पर हमने ध्यान भी नहीं दिया, ताकि हम आंतरिक लोगों पर नजर रख सकें। मेरी सबसे अच्छी दोस्त की उत्तेजना इतनी संक्रामक थी कि मैं भी नए लोगों से मिलने के लिए उत्साहित थी। अरे टॉम, क्या मैं यहां काम कर सकती हूं? फेलिसिटी ने अचानक लेकिन बहुत स्वाभाविक रूप से पूछा। जरूर, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। रुको, क्या क्या तुम पागल हो लड़की? प्रमुख उप पुलिस अधिकारी मुझे जिंदा खा जाएंगे। उन्हें कैसे पता चलेगा? स्थानीय लोग अब यहां नहीं आएंगे। इस तरह फेलिसिटी को उसकी वेट्रेस की नौकरी मिली। अब मुझे उसके माता पिता से झूठ बोलने में बहुत परेशानी हुई। मिसेज मिल्स बीमार थीं, कमजोर थीं और हमेशा किसी चीज से डरी हुई लगती थीं। लेकिन मिस्टर मिल्स बहुत ही नियंत्रित करने वाले थे। 16 साल की उम्र में अधिकांश किशोरों का 9 बजे रात का कर्फ्यू था, लेकिन फेलिसिटी बस बाहर नहीं जा सकती थी, भले ही यह उन बच्चों के साथ घूमने के लिए हो जिन्हें उनके माता पिता बहुत अच्छी तरह जानते हों। मिस्टर मिल्स केवल मेरी बड़ी बहन पर भरोसा करते थे, इसीलिए मैंने उनसे कुछ कहानियां बनाने के लिए कहा। मैं अच्छी लड़की थी, लेकिन मुझे लगा कि कभी कभी आपको झूठ बोलना पड़ता है। मिस्टर मिल्स फेलिसिटी को उसका यौवन जीने नहीं दे रहे थे। उसे हर चीज के लिए छिपाना पड़ता था, हर एक मासूम चीज के लिए। कभी कभी वह मेरे घर पर हंस रही होती थी और वह यह पूछने के लिए आ जाते थे कि यह सब क्या है। अगर वह समझा नहीं पाती तो वह उसे हाथ से पकड़कर घर ले जाते। एकमात्र बेटी के रूप में उसके माता पिता ने उसके साथ दुनिया की सबसे कीमती चीज की तरह व्यवहार किया, लेकिन एक ऐसी चीज जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। मैं अच्छी लड़की थी, लेकिन सबसे बढ़कर मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त से प्यार करती थी और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। फेलिसिटी कभी इतनी खुश नहीं थी। उसका रंगीन व्यक्तित्व था, लेकिन टॉम के साथ काम करने के दौरान यह कभी अधिक नहीं चमका। वह हमसे अलग थी और उसे अपने जैसे दिलचस्प लोगों से घिरी देखना अच्छा था, लगभग सुंदर था। ऐसे लोग जो अपने चचेरे भाइयों से शादी नहीं कर रहे थे, लड़कियां जो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करतीं, न कि केवल अपनी खिड़की पर बैठकर गपशप करतीं। उसके लिए यह सब करना सार्थक था और सब कुछ उसके 17वें जन्मदिन के थोड़े बाद तक ठीक था। उस दिन फेलिसिटी स्कूल में देर से आई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे दूर के शौचालय में खींच लिया, जिसका लोग उपयोग नहीं करते क्योंकि वे कहते हैं कि यह भूतिया है। उसने हमें एक केबिन में बंद कर दिया और एक लंबी सांस ली। सीस, मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हो सकती हूं। क्या? क्या? कैसे? मेरा मतलब है, क्या तुम किसी को देख रही हो? सीस, मुझे पता है कि इसे समझना मुश्किल है, लेकिन कृपया कोई इस बारे में पता नहीं लगा सकता, ठीक है? चुप रहो। ठीक है, मुझे खेद है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। मुझे खेद है। मैं कोशिश करूंगी कि घबराऊं नहीं। मैंने फुसफुसाया। मैं इस लड़के को देख रही हूं सीस। मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूं। वह टेढ़ी गर्दन वाला दान की नाव पर काम करता है और अपनी नाव के लिए बचत कर रहा है। उसने कहा कि वह हमें कहीं भी ले जा सकता है, यहां तक कि एम्स्टर्डम भी। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसका चेहरा बेचैन था। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी। मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। शायद आप दोनों साथ रह सकते हैं और किसी और को बच्चे को पालने दें, मैंने कहा। तुम सही हो सीस। उसने मेरा चेहरा पकड़कर मेरे माथे को चूमा। जल्द ही उसके सुंदर चेहरे पर परेशानी का बादल छंट गया। तुम एक प्रतिभाशाली हो, मैं आज ही उसे इसके बारे में बताऊंगी। हम भूतिया बाथरूम से बाहर निकल आए और कक्षा में वापस आ गए। स्कूल के बाद हम टॉम के यहां कुछ मिनटों के लिए मिले। यह उसकी पाली का अंत था। मुझे हमेशा याद रहेगा, उस दिन उसने काले एप्रन के नीचे लाल गर्मियों की पोशाक पहनी थी और उसके बाल चमक रहे थे। मुझे पता है कि यह सिर्फ रेस्तरां से चिकना था, लेकिन इससे मुझे वह परी जैसी लग रही थी। उसके आखिरी शब्द मेरे लिए सबसे प्यारे थे, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वे बहुत बहुत कड़वे हो गए।
मैं तुमसे प्यार करती हूं सीस। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। इन सालों से इस भयानक शहर को सहने लायक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वह चली गई। वह अपने प्रेमी से मिलने चली गई और उसे फिर कभी नहीं देखा गया। मुझसे लगातार पूछताछ की गई और बेचारी टॉम से भी। उसका प्रेमी कभी नहीं मिला और बेशक उन्होंने उसे दोषी ठहराया। लोग मानते थे कि वे भाग गए या उसने उसे मार डाला। मैंने फेलिसिटी की संभावित गर्भावस्था के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो जाती। तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। यह पागलपन है। तुमने ऐसा घोटाला जानते हुए भी कुछ नहीं किया। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है सिसिलिया। ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देना तुम्हें उसकी तरह ही एक गंदी वेश्या बनाता है। मुझे पता था कि मुख्य भूमि के कुत्तों को लाना कोई अच्छा काम नहीं करेगा। ये कुछ बातें मैंने सुनी। पूरे गांव ने मुझसे नफरत की। उनके शब्द बहुत तकलीफदेह थे। उन्होंने मुझे फेलिसिटी को न रोकने के लिए दोषी ठहराया। वास्तव में महीनों तक मैंने भी खुद को दोषी ठहराया। मैं दोपहर के भोजन के दौरान मेलानियों द्वारा अपमानित और पीटे जाने से थक गई थी, इसलिए मैं छिपने के लिए एकमात्र ऐसी जगह गई जहां कोई नहीं जाता, भूतिया बाथरूम। मैंने फर्श पर बैठकर अपने घुटनों को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ रोने की आवाजें सुनाई दीं, लेकिन इस समय तक मैंने फैसला किया कि मुझे दुष्ट आत्माओं की संगत पसंद है। रोने की आवाजें लगातार थीं और नीचे से आ रही थीं। जिज्ञासावश मैंने फर्श का निरीक्षण किया और एक बहुत ही छिपा हुआ दरवाजा पाया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने एक बच्चे को फिट कर सकने वाले छोटे गलियारे में रेंगना शुरू कर दिया और गुप्त तहखाने में पहुंच गई। फेलिसिटी वहां थी। यह अंधेरा था, लेकिन मैंने देखा कि वह एक पिंजरे के अंदर थी। जगह की गंध बहुत खराब थी और फेलिसिटी सो रही थी, अपने सपनों में रो रही थी। उसका शरीर बहुत कमजोर और नाजुक लग रहा था और उसका चेहरा चोटिल था। मुझे नहीं पता कि वह वहां कैसे पहुंची, लेकिन मेरे दिमाग में एकमात्र बात उसे मदद दिलाने की थी। छत नीची थी, इसलिए मैं आसानी से छोटे रास्ते पर वापस चढ़ गई और बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। नमस्ते सिसिलिया। मिस्टर मिल्स, आपको फेलिसिटी के लिए मदद चाहिए। शब्द मेरे मुंह से निकल गए इससे पहले कि मैं समझ पाती कि उसके वहां होने का क्या मतलब है। उसने मुझे एक दुष्ट मुस्कान दी जिसने मेरी आत्मा को हिला दिया। इसका ध्यान रखा गया है, युवा महिला। क्यों? मैंने पूछा, अपने अंदर एक गुस्से की लहर महसूस की। मैं क्यों नहीं करूंगा? वह मेरी है और वह अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। उन्होंने बस इतना कहा। अब मुझे पता है कि शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ विचार हैं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कोई भी शक्तिशाली आदमी और एक हताश पिता के खिलाफ एक मूर्ख लड़की के लापरवाह आरोपों पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है सिसिलिया? हां, मैंने अपने होंठ तब तक काटे जब तक मुझे खून का स्वाद नहीं आया। मैंने अब तक 50 से अधिक साल जी लिए हैं और मैंने कभी इतनी घृणित विनाशकारी नफरत महसूस नहीं की। अच्छा, उसने मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरी। तुम्हारे माता पिता को परवाह नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन मुझे परवाह है। तुम हमेशा मेरे लिए एक बेटी जैसी रही हो, जानती हो, प्यारी प्यारी सीसी। तो कृपया ठीक से व्यवहार करें अगर आप यहां खत्म नहीं करना चाहती हैं। मैं भाग गई। मैंने अपना जीवन दौड़ते हुए बिताया। मैंने 3 शादियों, कई व्यसनों और अनगिनत रातों में दौड़ लगाई। मेरा कभी स्थिर काम, परिवार या घर नहीं था। मैंने किसी और पर कभी भरोसा नहीं किया, यहां तक कि उन पुरुषों पर भी नहीं जिनके साथ मैंने अपना जीवन बिताने की कोशिश की। मैं बेहद अकेली रही हूं, बाहर की दुनिया में कैद। मैंने कई बार मुख्य उप पुलिस अधिकारी एंथनी मिल्स के सामने आत्मसमर्पण करने के बारे में सोचा। कम से कम फेलिसिटी अब अकेली नहीं होगी। मैंने अपनी जिंदगी के हर एक मिनट में हर तरह की तकलीफों का सामना किया। 35 सालों तक मैंने दुआ की कि वह आजाद हो जाए, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना को अनसुना कर दिया। शहर ने जल्दी ही फेलिसिटी को भुला दिया, क्योंकि उसका अस्तित्व उनके औसत जीवन के लिए एक धब्बा था। पिछले हफ्ते एंथनी मिल्स की मौत हो गई। आज मुझे डाक से एक बड़ा डिब्बा मिला। इसमें हड्डियां और एक लाल पोशाक थी। पोशाक पुरानी और बेजान थी। मेरे कांपते हाथों ने हड्डियों को फिर से जोड़ने की पूरी कोशिश की, तो यह स्पष्ट हो गया कि वे 2 मानव आकृतियों में थीं। छोटी आकृति एक बच्चे की थी,
यह गंदगी में ढकी हुई थी और कई वर्षों से सड़ रही थी। हालांकि वयस्क आकृति बिल्कुल नई थी।